स्वागत है आपका मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अंतर्गत कानपुर मंडल में यूपीएससी की जो संचालित हो रही है क्लासेस, उन सभी में मैं कन्हैया पांडे आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम लोग पॉलिटी के अंतर्गत जो है राइट टू इन्फॉर्मेशन RTI एक्ट को देखेंगे और RTI एक्ट के सारे पॉइंट्स को एक एक करके हम लोग बढ़िया से समझते हैं। देखिए, ये आपके प्री, मेंस और इंटरव्यू तीनों के लिए ज़रूरी है, ठीक है ना? तो आप बहुत अच्छे से ध्यान से समझिएगा। प्रीलिम्स में जो 2019 का संशोधन हुआ है, अमेंडमेंट हुआ है, उससे प्रश्न पूछने की संभावना है। तो जो भी बदलाव आपके 2019 के अमेंडमेंट में हुए हैं उनको मैं बताऊंगा। फिर मेंस में जो क्वेश्चन आते हैं वो RTI के इम्पोर्टेंस को लेकर आते हैं कि RTI को कैसे, क्या RTI का इम्पोर्टेंस जो है गुड गवर्नेंस में बेहतर होता है कि नहीं होता है, कैसे ट्रांसपेरेंसी, फिर उसके साथ साथ अगर देखें तो रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम RTI के द्वारा बढ़ाते हैं, तो इसके बारे में बात होगी। और इंटरव्यू में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि RTI को बेहतर करने के लिए आप एज ए सिविल ऑफिसर या जो है आप एक पब्लिक ऑफिसर क्या कर सकते हो ताकि RTI और ज़्यादा बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट हो सके। अब इसी के एवज में हमको RTI को बढ़ना है, तो RTI में बेसिकली हमें भारत के कंटेस्ट में ध्यान रखना है कि अभी जो RTI का जो कानून है इसके आने के क्या क्या कह सकते हो कि क्या ऐतिहासिक बैकग्राउंड है। तो मैं 3 ग्राउंड को लेकर चलने वाला हूँ। एक, इंटरनेशनल प्रेशर क्या था जिसकी वजह से हमको RTI का कानून लाना पड़ा। दूसरा, नेशनल प्रेशर क्या था जो राष्ट्रीय बात की थी जिसकी वजह से हमको RTI लाना पड़ा। तीसरा, जो पब्लिक क्या ऐसे यानी नागरिकों के द्वारा क्या ऐसे काम किए गए थे जिसके द्वारा राइट टू इन्फॉर्मेशन को भारत में लाने की बात कही। तो चलिए एक एक करके हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है राइट टू इन्फॉर्मेशन की बात जो है वर्ल्ड वाइड तरीके से अगर की गई तो एक डिक्लेरेशन था जिसका नाम था यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट। तो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट जो था 1948 में, इस डिक्लेरेशन में आर्टिकल 19 था जिसमें ये कहा गया था कि प्रत्येक व्यक्ति को एज ए ह्यूमन राइट के रूप में यानी मानव अधिकार के रूप में प्रत्येक व्यक्ति को जो है बोलने का अधिकार होगा और उसके साथ साथ जो है जानने का भी अधिकार होगा, यानी इन्फॉर्मेशन का भी अधिकार होगा। अब चूंकि ये सिर्फ बोला गया था कि होगा, अब नहीं होगा तो क्या होगा, इसके लिए एक कन्वेंशन हुआ, संधि हुआ कि अगर नहीं होता तो क्या होगा। तो इसके लिए संधि हुआ जिसको हम कहते हैं कन्वेंशन ऑन पॉलिटिकल एंड सिविल राइट, ठीक है ना? कन्वेंशन ऑन पॉलिटिकल एंड सिविल राइट ये आया था 10 दिसंबर 1966 को और ये इम्प्लीमेंट हुआ था 10 साल बाद जो है 1976, ठीक है ना? तो 1966 में ये आया था यानी कन्वेंशन ऑन पॉलिटिकल एंड सिविल राइट, और ये इम्प्लीमेंट हुआ था, ध्यान रखिएगा, 76 में। और भारत में भी इसका जो है आप कह सकते हो रेटिफिकेशन किया था, इंडिया ने भी इसका रेटिफिकेशन किया था, मैंने इसको भारत में भी अपनाया है। तो अब ये तो थे इंटरनेशनल प्रेशर, 2 प्रेशर, एक यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट 1948 और कन्वेंशन ऑफ पॉलिटिकल एंड सिविल राइट 1966। ये 2 ऐसे प्रावधान थे जो भारत में राइट टू इन्फॉर्मेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या कर रहे थे, फोर्स कर रहे थे। ये पहली बात है। दूसरी बात, इंडिया के कंटेस्ट में क्या होता है, तो इंडिया के कंटेस्ट में अगर हम बात करें, ठीक है, तो इंडिया के कंटेस्ट में अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि भारत में जो आर्टिकल 19(1)(a) है, आर्टिकल 19(1)(a) जो है भारत का, ये बेसिकली डील करता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के रूप में, ठीक है ना? भारत का जो ठीक है, हाँ, तो भारत में कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19(1)(a) जो डील करता है, ये डील करता है आप कह सकते हो कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यानी बोलने की स्वतंत्रता। अब इसी बोलने की स्वतंत्रता में आपको ध्यान रखना है कि भारत में मीडिया की भी स्वतंत्रता है, यानी डेमोक्रेसी का 4th पिलर हम मीडिया को मानते हैं, यानी जो हमारा मीडिया है, प्रेस जो है, प्रेस फ्रीडम की हम जो इसको बात करते हैं, प्रेस फ्रीडम जो है हमारा भारत में आर्टिकल 19(1)(a) के तहत ही संरक्षित है, यानी मीडिया को बोलने की स्वतंत्रता और उसके साथ साथ जो है भारतीय नागरिकों को, ठीक है, यानी भारत में जो भी रह रहा है उसको बोलने की जो स्वतंत्रता है वो आर्टिकल 19(1)(a) में दिया गया है। लेकिन कहीं पर भी शुरुआत अगर देखा जाए तो जो RTI यानी सूचना का अधिकार वो एज ए फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19(1)(a) में नहीं था, ठीक है? ये ध्यान रखिए, फंडामेंटल राइट के रूप में आर्टिकल 19(1)(a) में राइट टू इन्फॉर्मेशन नहीं था। तो
जब नहीं था तो इसके लिए बहुत सारे काम हैं। तो क्या हुआ, चलिए जरा देखते हैं। अब देखिए एक केस आया था जिसको हम कहते हैं बेनेट कोलमैन वर्सेस भारत। क्या है बेनेट कोलमैन वर्सेस भारत, ठीक है ना। बेनेट कोलमैन वर्सेस भारत, ठीक है। बेनेट कोलमैन वर्सेस भारत, इसको ध्यान रखिएगा। बेनेट कोलमैन वर्सेस भारत, ये केस आया था 1973, ठीक है ना, 1973। बेनेट कोलमैन वर्सेस भारत। इस केस में क्या कह रहा था, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का एक केस था और जिसमें ये कहा गया था कि जैसे हुआ क्या था कि जो हमारा प्रेस था उस पर एक नए प्रकार के टैक्स लगाए गए थे। तो प्रेस वाला ने कहा कि ये नया प्रकार का टैक्स तो एक प्रकार से आप कह सकते हो कि प्रेस की फ्रीडम को दबाया। तो यही कहा गया था कि प्रेस की फ्रीडम भी आर्टिकल 19(1) के अंतर्गत है और उसके साथ साथ इसी से यानी इसी केस के वजह से यानी बेनेट कोलमैन के केस के साथ साथ ही भारत में एक सूचना का यानी राइट टू इंफॉर्मेशन का जो है कानून की बात की गई। बाद में चलते एक और केस आया जिसका नाम है राजनारायण वर्सेस उत्तर प्रदेश। इसका नाम क्या था, राजनारायण वर्सेस उत्तर प्रदेश, 1975 का ये केस है। राजनारायण वर्सेस उत्तर प्रदेश, ये 1975 का केस है। तो ये कह रहा है, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर कोई ऐसी सूचना है, ऐसी कोई इंफॉर्मेशन है जो पब्लिक हित के लिए है, यानी जो है लोक हित के लिए है, यानी पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए है, तो उसको सरकार जो है गुप्त सूचना के आधार पर, सीक्रेट इंफॉर्मेशन के आधार पर छुपा नहीं सकती। अर्थात अगर कोई इंफॉर्मेशन है जो पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए यानी जनता के हित के लिए है, तो उसको सरकार सीक्रेट इंफॉर्मेशन के नाम पर छुपा नहीं सकती। ऐसा क्यों आया था, क्योंकि भारत में आप कह सकते हो कि एक दो कानून है, ठीक है, भारत में एक दो कानून है जो कहीं ना कहीं से आप कह सकते हो कि सेक्रेसी को बढ़ावा देते हैं। यानी जो उन आधारों पर आप कह सकते हो कि भारत में उस आधार पर जो है राइट इंफॉर्मेशन यानी सूचना का जो अधिकार है उसको कहीं ना कहीं से रोका जाए। तो ये जो एक्ट है, जैसे इसमें से अगर मैं बात करूँ आपको, ये जो एक्ट है, तो इसमें से एक एक्ट जो है जिसको हम कहते हैं एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1912, एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1912, एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1912। एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1912 ये कहता है कि कुछ सरकारी मामलों में सरकार जो है जनता से क्या कर सकती है, सूचना छुपा सकती है। अगर वो एटॉमिक किसी भी चीज़ से, मान लो आप कहोगे भारत में कितने एटॉमिक बम हैं, जरा आप RTI के थ्रू हमको बताइए, तो सरकार कह सकती है कि नहीं हम नहीं बताएंगे। क्यों? क्योंकि ये सीक्रेट के रूप में एग्जम्प्टेड है। कहाँ पर? तो एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1912। तो जो भी पब्लिक कह सकते हो ऑफिसर था, वो दो एक्ट का मिसयूज करता था। एक एक्ट था आपका एटॉमिक एनर्जी जो एक्ट था 1912 का, और दूसरा एक एक्ट था जिसको आप कह सकते हो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो था, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923। तो ऑफिशियल जो सीक्रेट एक्ट था यानी आधिकारिक गुप्त अधिनियम, इसमें क्या था कि इस सीक्रेट एक्ट में ये था कि सरकार जो है सुरक्षा के नाम पर कोई भी, ध्यान रखिएगा, जानकारी देने से बच सकती है। जैसे आपको याद होगा कि राफेल डील जो हो रहा है, तो राफेल डील में क्या क्या कितने का डील हुआ है, इसमें सरकार जो है सूचना देने से टकराती है। मतलब ये सूचना देने से सरकार क्या होती है, थोड़ा सा हेजिटेट फील करती है कि हम ये नहीं बता सकते कि कितने रुपए का ये राफेल डील हुआ है। क्यों? क्योंकि फ्रांस और भारत के गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट के जो टाइप है वो थोड़ा गड़बड़ हो जाएंगे। तो भारत में आप कह सकते हो कि इन दो एक्ट का, यानी एक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 और एटॉमिक एनर्जी एक्ट जो है 1912, इन दो एक्ट के बिहाफ पर किसी भी सूचना देने के नाम पर कोई भी ऑफिसर क्या करता था कि हम सूचना नहीं देंगे क्योंकि ये जो है हमारे देश की सुरक्षा से संबंधित मामला है। तो इस केस के माध्यम से किया गया, इस केस में ये कहा गया, यानी जो राजनारायण के केस में ये कहा गया कि अगर कोई केस है, अगर कोई कानून है, या अगर कोई पब्लिक यानी जनता के हित का मामला है, अगर कोई जनता के हित का मामला है,
तो उसको सीक्रेट के रूप में, गुप्त सूचना के आधार पर छुपाया नहीं जा सकता, ये कहा गया था राजनारायण के केस में। ठीक है, और बाद में चलते अभी आप कह देंगे, ध्यान रखिएगा कि एक और केस आया था, अश्विनी कुमार सिंह केस, 2020 का केस है, ये लेटेस्ट केस है। अश्विनी कुमार का जो 2020 का केस है, अश्विनी कुमार सिंह जो है 2020 का केस है, इसमें अभी हाल ही में राइट टू इंफॉर्मेशन को कोर्ट ने कह दिया है कि राइट टू इंफॉर्मेशन इज ए फंडामेंटल राइट इन आर्टिकल 19(1)(a) एंड आर्टिकल 21। यानी अब आर्टिकल जो है 19(1)(a) के तहत और आर्टिकल जो है 21 के तहत जो है राइट टू इंफॉर्मेशन एक क्या है, फंडामेंटल राइट है। इससे पहले अगर प्रश्न आता था 2019 में कि राइट टू इंफॉर्मेशन इज ए लीगल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, फंडामेंटल राइट या ह्यूमन राइट क्या है, तो आप इससे पहले टिक मारते थे कि राइट टू इंफॉर्मेशन इज ए लीगल राइट या स्टेचुरी राइट जिसको आप कहते हैं। मतलब जो पार्लियामेंट के द्वारा राइट हमें प्रदान किए जाते हैं उनको हम लीगल राइट कहते हैं, क्योंकि राइट टू इंफॉर्मेशन पार्लियामेंट से पास हुआ है 2005 में, तो वो पार्लियामेंट से पास हुआ है, इसलिए राइट टू इंफॉर्मेशन जो है, सूचना का जो अधिकार है, वो एक क्या है, आप कहोगे वो एक लीगल राइट था। लेकिन उसी को अश्विनी कुमार सिंह वर्सेस जो भारत संघ है 2020 का केस है, इसमें लेटेस्ट अभी कहा गया है कि अब जो है राइट टू इंफॉर्मेशन एक सिर्फ आपका लीगल राइट नहीं है, ये आपका एक फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 19(1)(a) के तहत, ये ध्यान रखिए। तो अब क्या हुआ ये राइट टू इंफॉर्मेशन, तो इसको लेकर हमने एक आपको भारत में केसेस के नाम बताए। मैंने बेनेट कोलमैन का केस बताया जिसमें बताया गया था कि मीडिया जो फोर्थ पिलर है। फिर उसके बाद से मैंने बताया था कि राजनारायण का केस बताया था जिसमें हमने ये बताया था कि सीक्रेट के नाम पर, गुप्त सूचना के आधार पर आप जनता को जानकारी देने से बच नहीं सकते। और तीसरा मैंने केस बताया है अश्विनी कुमार के केस में 2020 के केस में, इसमें लेटेस्ट में कहा गया है कि राइट टू जो इन्फॉर्मेशन है, सूचना का अधिकार है, ये आपका फंडामेंटल राइट है। तो ये 3 केस आपको ध्यान रखना है। 1-2 केस और मैं बताऊंगा जयंत मिस्त्री का, तो वो नहीं आएगा। तो ये 3 केस आप ध्यान रखना है। ये 3 केस ने भारत में कहीं न कहीं से जो है आप कह सकते हो कि आरटीआई को मजबूत प्रदान किया है। अब देखिए, अगर हम वैश्विक रूप से बात करें, यानी इंटरनेशनल रूप से बात करें, तो सबसे पहले जो राइट टू इंफॉर्मेशन की बात थी, यानी सबसे पहले राइट टू इंफॉर्मेशन की जो आप कह सकते हो कि सबसे पहले शुरुआत किस देश में हुई थी, तो आप कह सकते हो कि सबसे पहले स्वीडन में, स्वीडन आप जानते हो एक यूरोपियन देश है, स्वीडन में सबसे पहले जो है 1766 स्वीडन में 1766 की कानून है, और इस कानून का नाम है, मैं देखती हूँ, ठीक है। तो स्वीडन के इस कानून का नाम था फ्रीडम ऑफ प्रेस एक्ट 1766, यानी फ्रीडम ऑफ प्रेस एक्ट 1766। तो फ्रीडम ऑफ प्रेस एक्ट 1766 में पहली बार, फ्रीडम ऑफ प्रेस एक्ट 1766 में पहली बार ध्यान रखना है कि किसी देश में यानी स्वीडन में जो है सूचना के अधिकार की बात की गई, यानी पहली बार जो है स्वीडन में सूचना का अधिकार कानून। अब अगर हम भारत की बात करते हैं, इंडिया, तो इंडिया को लेकर आपको मैं बताऊं कि भारत को लेकर कई सारे ग्राउंड है, तो भारत में आरटीआई का विस्तार कैसे हुआ और भारत में जो है आरटीआई का शुरुआत कैसे। मैं चाहता तो डायरेक्ट आपको आरटीआई के कानून लिखते और डायरेक्ट मैं आपको बताना शुरू कर दूँ, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा इसका बैकग्राउंड बताना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो भारत में क्या हुआ कि एक तो आरटीआई क्या था, एक तो इंटरनेशनल प्रेशर था, और दूसरी तरह से आप देखें तो कोर्ट का भी बार-बार जजमेंट आ रहा था। तो इन दोनों को देखकर मध्य रखते हुए कई राज्यों ने अपने लोकल लेवल पर आरटीआई लाने का प्रयास किया, जिसमें सबसे पहला प्रयास जो है कर्नाटक ने किया था। चूंकि आप जानते हो कि कर्नाटक सदर्न का स्टेट है, साउथ का स्टेट है, तो थोड़ा राज्यों की नागरिकों के हितों की बात ज़्यादा करते हैं। तो कर्नाटक ने सबसे पहले राइट टू इंफॉर्मेशन की बात की थी 1988, लेकिन उन्होंने बात किया था लेकिन कोई कानून नहीं लाया। उन्होंने कहा कि हम लाएंगे, लेकिन वो कानून पास नहीं हुआ। लेकिन भारत को पहला, आप कह सकते हो पहला स्टेट जिसने अपने यहाँ पर स्टेट लेवल पर आरटीआई लागू किया, स्टेट लेवल पर पहली बार भारत में आरटीआई लागू करने वाला देश राज्य कौन सा, तो वो था तमिलनाडु। तो सबसे पहले
तमिलनाडु में 1997 में आप कह सकते हो कि पहली बार जो है भारत में आरटीआई कानून स्टेट लेवल पर पुट किया। उसके बाद से गोवा जो है, गोवा ने भी 1997 में ही आरटीआई कानून को पुट किया। ये पहला राज्य जो था तमिलनाडु, सेकंड राज्य जो था आरटीआई को लागू करने वाला था वो था गोवा। इसके बाद से अब जब ये देख के आप कह सकते हो कि भारत सरकार ने प्रेशर बना दिया कि राज्य को अपने लेवल पे काम कर रहे हैं, लेकिन आप अपने लेवल पे काम नहीं कर रहे। तो एक काम हुआ था, एक आरटीआई मूवमेंट हुआ था, आरटीआई मूवमेंट, जैसे चिपको आंदोलन होता है तो वैसे ही आरटीआई का एक आंदोलन हुआ। क्या था कि राजस्थान में एक आप कह सकते हो क्षेत्र है जिसका नाम है बीवर, बीवर BEAWER। तो राजस्थान में एक प्लेस है जिसका नाम है बीवर। इसी बीवर पे सबसे पहले आरटीआई मूवमेंट की शुरुआत हुई थी। और हुआ क्या था कि आप कह सकते हो कि जो एक फैक्ट्री थी, मिल था या म्यूनसिपैलिटी की, आप कह सकते हो जो लोग थे क्या बोलते हैं कुछ कामगार थे, यानी जो काम करने वाले लोग थे, वर्कर थे, उनकी सैलरी काटी जा रही थी। और वो जानकारी उनको चाहिए थी कि मुझे बताइए कि क्यों सैलरी काटी जा रही है और हमारी सैलरी क्यों नहीं। इसी को लेकर एक आरटीआई मूवमेंट चला राजस्थान के बीवर से। और इस मूवमेंट में आरटीआई के मूवमेंट में कई की पर्सन जो थे जिन्होंने अपना योगदान दिया, जिसमें से एक महत्वपूर्ण थे अरोड़ा राय, फिर एक निखिल देव थे और अरविंद केजरीवाल, जो आप जानते हो कि दिल्ली के वर्तमान में सीएम है। तो इन 3 लोगों ने आरटीआई मूवमेंट में बेहतरीन योगदान दिया। तो आरटीआई मूवमेंट की वजह से देश में प्रेशर पड़ा कि आरटीआई कानून हमको लाना पड़ेगा। तो आरटीआई कानून जो है आरटीआई मूवमेंट की वजह से, जैसे लोकपाल आंदोलन चला था, आपको याद होगा अन्ना हजारे और केजरीवाल के लोग थे, तो उसके वजह से भारत सरकार को लोकपाल लाना पड़ा। इसीलिए जो आरटीआई मूवमेंट था, उस मूवमेंट के वजह से आप कह सकते हो कि भारत में आरटीआई लाने का प्रेशर बढ़ा। और इसको लेकर प्रथम जो फर्स्ट अटैम्प्ट इंडियन गवर्नमेंट ने किया था भारत सरकार ने, वो 2002 में, यानी आरटीआई का एक 2005 में आया था। लेकिन इससे पहले जो है भारत सरकार ने फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2000, भारत सरकार ने इन तमाम दबाव को देखते हुए फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002 लाने का प्रयास किया। लेकिन ये प्रयास हुआ फिर, अर्थात फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002 पास नहीं हुआ। बाद में चलते आप जानते हो कि राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन जो कानून है, एक्ट है, वो 2005 में पार्लियामेंट के द्वारा पास कर दिया गया। तो आरटीआई कानून भारत में कब आया? आप कह सकते हो कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 में भारत में पेश हुआ, ठीक है, पास हुआ, ये ध्यान रखना। लेकिन अब जाना है तो कुछ की पॉइंट्स देखा जाए कि राइट टू इंफॉर्मेशन में क्या क्या बेसिक प्रावधान है, देखने की कोशिश करें, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो अगर हम बात करें राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, तो अगर आपके से कोई लॉ का व्यक्ति है जो लॉ करता है या फिर उसका पीसीएसजे वगैरह देने का कुछ मूड वगैरह है, तो उनके लिए बड़ा हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। और अगर कोई यूपीएसआई का भी जो बच्चा कोई नॉर्मल है जो यूपीएसआई होता है, तो उसमें एक क्वेश्चन आता है मूल विधि, तो चूंकि लीगल पॉइंट है तो ऑलरेडी इसमें भी आपका ये हेल्प करेगा। तो अगर मैं बात करूँ कि आरटीआई लोकसभा से पास हुआ, ध्यान रखिएगा, आरटीआई लोकसभा से 11 मई 2005 को पास हुआ, राज्यसभा में पास हुआ, ध्यान रखिएगा 12 मई 2005 को पास हुआ था। और राष्ट्रपति के सिग्नेचर कब हुए? तो अब ये ना सोचना 11, 12, 13 ऐसा मत कर देना, जो है राष्ट्रपति के सिग्नेचर हुए थे 15 जून 2005, यानी ये 3 काम कब हुए? यानी लोकसभा से पास कब हुआ? 11 मई को, राज्यसभा से 12 मई को, और प्रेसिडेंट का सिग्नेचर कब हुआ? वो हुआ 15 जून 2005 को, ये ध्यान रखना। अब इसके अलावा आपको 2 पॉइंट और ध्यान रखने हैं, ठीक है। एक डेट आपको ध्यान रखना है 22 सितंबर 2005 का डेट, और एक डेट आपको जो है 12 अक्टूबर 2005, 12 अक्टूबर 2005। इस दिन क्या होगा? तो जब कानून आरटीआई हमारा पास हो गया, आरटीआई हमारा पास हो गया, तो इसमें ये कहा गया था कि आरटीआई कानून के पास होने के 100 दिन के भीतर, आरटीआई कानून के पास होने के 100 दिन के अंतर्गत सभी कार्यालयों को, सभी ऑफिस को
अपने यहाँ पर एक सूचना आयुक्त नियुक्त करना पड़ेगा, यानी एक इंफॉर्मेशन ऑफिसर नियुक्त करना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान रखिए। जिस दिन आरटीआई पास हुआ उस दिन ये कहा गया, उसी आरटीआई कानून में लिखा गया था कि जिस दिन ये कानून पास होगा उसके 100 दिन के अंतर्गत जितने भी पब्लिक कार्यालय हैं, जितने भी सरकारी कार्यालय हैं, पब्लिक ऑफिस हैं, उन सभी को सूचना देने के लिए एक इंफॉर्मेशन ऑफिसर रखना पड़ेगा। ये ध्यान रखिए। जैसे अभी ट्विटर पे और भारत के सरकार के बीच में बवाल चल रहा था, तो भारत सरकार ने क्या बोला कि जितने भी ये कंपनियां हैं, ट्विटर, फेसबुक वगैरह, इन सभी को एक क्या रखना पड़ेगा, एक ग्रीवेंस ऑफिसर रखना पड़ेगा जो शिकायत को देखे। ठीक है ना, और जो शिकायत को देखे, ऐसे ऑफिसर की नियुक्ति नहीं करोगे तो हम तुम पर क्या करेंगे, एक्शन लेंगे। तो यही कहा गया था कि इस कानून के पास होने के 100 दिन के बाद सभी पब्लिक कार्यालयों को अपने यहाँ पर एक सूचना अधिकारी की, इंफॉर्मेशन ऑफिसर की नियुक्ति करनी पड़ेगी। ये कब हुआ, 22 सितंबर 2005 को। और ये कहा गया कि बाकी जितने भी देखा जाए इस हिसाब से पूर्ण रूप से देखा जाए तो हमारा आरटीआई लागू कब हुआ, आप कहोगे कि हमारा आरटीआई लागू हुआ 12 अक्टूबर 2005 से। यानी आरटीआई लागू कब हुआ, 12 अक्टूबर 2005 से। जैसे हम कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार कब हुआ, तो आप आंसर कुछ और देते हो, कहते हो कि भैया वो तो नवंबर 1959 में ही बन गया था। ठीक है, और फिर जब बात होती है कि लागू कब हुआ, तो आप कहते हो कि 26 जनवरी को लॉन्च हुआ। ठीक है ना, तो आप जरा मुझे ये बताइएगा कि भारत का संविधान एडॉप्ट कब किया गया, यानी अपनाया कब गया, और उसको इन्फोर्स कब किया गया। इन्फोर्स वाला डेट मैं बता दे रहा हूँ कब था, 26 जनवरी 1950। आप एडॉप्ट वाला बताइएगा, बाकी लोग जो लोग सुन रहे हैं काम में वो माइक खोल के बता सकते हैं। ठीक, तो ये हो आगे देखते हैं। बिल्कुल ठीक, अब आइए देखते हैं। अब हम आरटीआई के छोटी छोटी बातों को तो हमने देख लिया, आरटीआई के जो बेसिक हल्के से आप कह सकते हो कि पॉइंट्स थे, इनको हमने देख लिया। अब प्रीलिम्स में प्रश्न कैसे बनता है उसको जरा हम लोग देखते हैं। एक बेसिक और बात हम कर सकते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं कि संविधान में पार्ट कितने हैं, संविधान में आर्टिकल कितने हैं, संविधान में शेड्यूल कितने हैं। वैसे अगर हम बात करें तो आरटीआई में चैप्टर की संख्या कितनी है, आरटीआई में चैप्टर की संख्या क्या है, 6। इसमें सेक्शन कितने हैं, यानी इसमें सेक्शन कितने हैं, तो आपको इसमें सेक्शन की संख्या 31 है, और इसमें शेड्यूल कितने हैं, यानी अनुसूचियां कितनी हैं, तो आपको यानी इसमें 6 चैप्टर हैं, सेक्शन कितने हैं, 31 है, और शेड्यूल यानी आप कह सकते हो कि अनुसूचियां जो हैं कितनी हैं, तो आप कह दोगे शेड्यूल की संख्या जो है 2। हाल में बहुत ही फेवरेट लाइन यूपीएससी की और पीसीएस की, एक एक्ट दे देगा, क्या देगा, कंपनी लॉ एक्ट 2013 से संबंधित विषयों पर विचार करिए, और नीचे लिख देगा कि इसमें रिसेंटली संशोधन 2014 में हुए। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं तो आप 2019 का पीसीएस का पेपर उठा के देखिएगा, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे ही आता है। तो ये कानून 2005 में आया था, लेकिन इसमें 2 अमेंडमेंट दिए हुए हैं, यानी दो संशोधन दिए हुए हैं। ये संशोधन कब हुआ, एक आपका 2013 हुआ और एक लेटेस्ट जो है 2019 में। इसमें स्टेटमेंट कैसे दे देगा, इसमें स्टेटमेंट ऐसे दे देगा कि आरटीआई नियमों से संबंधित बातों पर, या ऐसे करेगा आरटीआई कानून से संबंधित जो है फॉलोइंग मैटर पे या फॉलोइंग स्टेटमेंट पर आप विचार करें। विचार नंबर 1 दे देगा, स्टेटमेंट नंबर 1 कि इसमें संशोधन 2008 में हुआ, तो वो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है ना, इसमें संशोधन 2008 में नहीं हुआ है, 2019 में हुआ है और 2013 में हुआ, ये ध्यान रखिएगा। अर्थात 2 बार इसमें संशोधन हो चुका है, ये ध्यान। अब देखिए, अब हम बेसिक बात करेंगे सूचना के बारे में, और इंफॉर्मेशन क्या होती है इन सभी के बारे में एक एक करके हम लोग बात करते हैं। तो देखिए, अगर बात की जाए कि सूचना की परिभाषा, तो इसका सेक्शन 2F ऑफ द आरटीआई एक्ट 2005, आरटीआई एक्ट 2005 का जो सेक्शन 2F है, 2F है, वो डील करता है, आप कह सकते हो इंफॉर्मेशन के बारे में। डेफिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी सूचना की परिभाषा क्या होगी। तो कह रहा है कि सूचना कोई भी एक प्रारूप में हो सकता है। सूचना क्या हो सकता है, तो ये कह रहा है कि सूचना या तो फिजिकल फॉर्म में हो सकता है, इंफॉर्मेशन या तो फिजिकल फॉर्म में हो सकता है, भौतिक यानी जिसको हम टच कर सकें, या सूचना
किसी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो सकता है, यानी वर्चुअल फॉर्म में हो सकता है। जैसे हम लोग वर्चुअली जुड़े हैं तो सूचना, और मैं भी जो आपको बोला ये एक प्रकार का सूचना ही दे रहा हूँ, और अगर जब कॉपी वो पढ़ते हो तो वो एक प्रकार का फिजिकल इन्फॉर्मेशन है। तो कह रहे हैं सूचना या तो हम फिजिकल वे में दे सकते हैं, या तो हम इसको क्या कर सकते हैं, वर्चुअल वे में यानी इलेक्ट्रॉनिक वे में दे सकते हैं। फिर कह रहा है कि कोई अगर रिकॉर्ड है, जैसे ये रिकॉर्डिंग वीडियो अगर जा रहा है तो रिकॉर्ड भी एक प्रकार का सूचना होता है। कोई डॉक्यूमेंट है, कोई भी डॉक्यूमेंट है, वो भी एक प्रकार का इंफॉर्मेशन होता है। कोई मेमो आप जानते हो, कैश मेमो जो होता है, आप एटीएम में खाते हो या फिर कहीं खाना खाते हो तो जो मेमो निकलता है वो भी एक प्रकार का आपका इंफॉर्मेशन है। ईमेल जो होता है यानी इलेक्ट्रॉनिक जो मेल होता है वो भी आपका इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन के अंतर्गत आता है। हम किसी को जब राय देते हैं, कोई भी एडवाइस देते हैं, सलाह देते हैं, ठीक है ना, तो वो भी आपका इंफॉर्मेशन के अंतर्गत आता है, यानी राय या सलाह दोनों इंफॉर्मेशन आते हैं। जब कोई प्रेस रिलीज किया जाता है, प्रेस विज्ञप्ति जिसको हम कहते हैं, तो प्रेस रिलीज भी एक प्रकार का, ध्यान रखिएगा, इंफॉर्मेशन होता है। फिर उसके साथ साथ कोई ऑर्डर है, वो ऑर्डर भी एक प्रकार का इंफॉर्मेशन है। उसके साथ साथ जो डाटा मटेरियल इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है, यानी कोई भी डाटा मटेरियल जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है, जैसे मैं बोल रहा हूँ ये भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में एक डाटा है, तो ये भी सूचना होता है। तो जब भी हम किसी पब्लिक अथॉरिटी को सूचना मांगेंगे तो वो इन रूपों में हमको सूचना दे सकता है, या तो एडवाइस के रूप में, रिकॉर्ड के रूप में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के रूप में, किसी भी रूप में हमको सूचना दे सकता है। तो सूचना आप समझ गए हो, या तो हार्ड हो सकता है हार्ड कॉपी में, या तो सॉफ्ट कॉपी में। हार्ड कॉपी का सेंस मतलब फिजिकल रूप में, सॉफ्ट कॉपी का सेंस मतलब वर्चुअल रूप में, ठीक है ना। तो कोई भी एडवाइस, कोई भी रिकॉर्ड, कोई भी करिकुलम, सर्कुलर, ठीक है ना, ऑर्डर, ये सभी प्रकार के, प्रेस रिलीज, ये सभी प्रकार की जो बातें होती हैं वो जो है आप ध्यान रखिएगा, एक प्रकार की इंफॉर्मेशन होती है। एक चीज और ध्यान रखने योग्य है कि क्या निजी निकाय से जानकारी ले से दिया जा सकता है, क्या किसी पब्लिक अथॉरिटी से सूचना ली जा सकती है। तो ध्यान रखने बात यह है, किसी भी पब्लिक अथॉरिटी से सूचना तो हमेशा लिया जा सकता है। कोई भी पब्लिक अथॉरिटी यानी सरकारी चीज, जैसे कोई यूनिवर्सिटी, आप वहाँ से सूचना ले सकते हो कि कितने एडमिशन हुए, कितने नहीं हुए, कितना पैसा आपने एडमिशन में कराया, कितना पैसा नहीं। आप किसी सरकार से यानी राज्य सरकार से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, किसी भी सरकारी दफ्तर से आप सूचना ले सकते हैं। लेकिन क्या हम किसी प्राइवेट दफ्तर से सूचना ले सकते हैं? क्या कोई प्राइवेट स्कूल है उनसे हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं? तो आंसर है नहीं, हम इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते। अर्थात एक इंडिविजुअल प्राइवेट मेंबर, प्राइवेट पर्सन, किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन या प्राइवेट पर्सन से हम इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते। बट कोई भी पब्लिक अथॉरिटी, कोई भी पब्लिक अथॉरिटी चाहे तो किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से इंफॉर्मेशन ले सकते। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स है, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ IT मिनिस्ट्री है, जिसको हम कहते हैं सूचना वाला मंत्रालय, इंफॉर्मेशन। तो ये जो हमारा मंत्रालय है, ये मंत्रालय क्या ट्विटर से सूचना नहीं ले सकता? क्या ट्विटर से सूचना नहीं ले सकता? फेसबुक से नहीं ले सकता? क्या व्हाट्सएप से नहीं ले सकता? ले सकता है, ले सकता है। तो यही तो है, ये प्राइवेट है, ये प्राइवेट है, ये प्राइवेट है। लेकिन सरकार चाहे तो इन तीनों से सूचना ले सकती है। अर्थात कोई भी पब्लिक अथॉरिटी, कोई भी पब्लिक अथॉरिटी प्राइवेट अथॉरिटी से RTI के रूप में जानकारी ले सकती है, लेकिन कोई भी पब्लिक नॉर्मल पर्सन, कोई व्यक्तिगत रूप से किसी पब्लिक प्राइवेट कंपनी से इंफॉर्मेशन नहीं ले सकता। जैसे मैं एक व्यक्तिगत रूप से एक पर्सन, तो मैं किसी सरकारी दफ्तर से सूचना ले सकता हूँ, बट मैं किसी प्राइवेट दफ्तर से सूचना नहीं ले सकता। एक एग्जाम्पल समझिएगा, जैसे आपने बहुत सारे फिल्मों में देखा होगा, तो जब कोई मर्डर होता है या कुछ भी होता है तो कहा जाता है कि कॉल डिटेल निकलवाओ। तो जब आप किसी वोडाफोन हो गया, जियो हो गया, फिर कोई भी प्राइवेट कंपनी हो, इनसे आप कहोगे कि भाई साहब आप इनकी कॉल डिटेल निकलवा के दे दीजिए, क्या वो दे देगा? नहीं देगा, आपको नहीं देगा। लेकिन सरकार जब कहेगी, पुलिस वाला कोर्ट का आदेश लेके आएगा कि हाँ इनकी कॉल डिटेल निकाली जाए, तो वो कॉल डिटेल निकलवा सकता है। अर्थात किसी भी पब्लिक अथॉरिटी से तो कोई भी सूचना ले सकता है, पब्लिक अथॉरिटी से कोई भी सूचना ले सकता है। बट
प्राइवेट अथॉरिटी से ओनली कौन सूचना देगा? प्राइवेट अथॉरिटी से सिर्फ और सिर्फ पब्लिक अथॉरिटी ही सूचना ले सकती है, कोई इंडिविजुअल पर्सन सूचना नहीं ले सकता। ये ध्यान रखिए। एक और प्रश्न बनता है, क्या ईवीएम जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, ईवीएम, क्या ये सूचना है? तो जरा आप मुझे बताइए, जो भी सुन रहे हैं, क्या ईवीएम एक सूचना है? बाकी मैं आपको आंसर तो दूंगा धीरे धीरे। ईवीएम सूचना है कि नहीं? तो शांति है। तो ध्यान रखना है कि ईवीएम सूचना होता है। ध्यान रखिएगा, ईवीएम जो है एक प्रकार का इंफॉर्मेशन होता है। ठीक है, ठीक है। तो रफी जी ध्यान रखिएगा, ईवीएम एक प्रकार का सूचना है। ईवीएम इज ए इंफॉर्मेशन, आपको ध्यान रखना। ठीक है, ईवीएम सूचना है। ठीक, अच्छा, अब आगे हम लोग चलते हैं कि किससे किससे आप आरटीआई के जरिए सूचना प्राप्त कर सकते हो। तो चलिए जरा देखते हैं कि हम किससे आरटीआई के जरिए सूचना प्राप्त कर सकते हैं। चलिए देखते हैं किससे प्राप्त कर सकते हैं और तथ्य होगा। तो पहला, कोई भी पब्लिक प्राधिकरण नहीं, कोई भी पब्लिक ऑफिस, पब्लिक ऑफिस का मतलब सरकारी ऑफिस। ठीक है ना, ध्यान दें, इससे भी हम कर सकते हैं। कोई भी सरकारी संस्था है, कोई भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, कोई भी हो सकता है, इससे भी हो सकता है, नाबार्ड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इनसे भी हम सूचना ले सकते हैं। और कोई भी, आपको ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसा आप कह सकते हो एनजीओ, कोई भी एनजीओ तो आप कह सकते हो एक प्रकार के प्राइवेट होते हैं, लेकिन अगर कोई ऐसा एनजीओ है जिसमें 95% फंडिंग में सरकार ला रही है, तो इस एनजीओ से आप प्रश्न पूछ सकते हो। अर्थात अगर कहीं पर भी सरकार के द्वारा फंडिंग की जा रही है या फिर सरकार का कंट्रोल है, तो उससे आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो इंफॉर्मेशन आप किससे नहीं लोगे, आपको ध्यान रखना। इंफॉर्मेशन आप किससे नहीं ले सकते? तो इंफॉर्मेशन आप प्राइवेट संस्था से नहीं ले सकते, इंफॉर्मेशन आप प्राइवेट पर्सन से नहीं ले सकते। ठीक है, बाकी सरकारी चाहे, हाँ जी, तो ध्यान रखिएगा, किसी भी सरकारी संस्था से हम, ध्यान रखिएगा, ले सकते हैं, लेकिन प्राइवेट मेंबर या प्राइवेट किसी इंस्टीट्यूशन से नहीं ले सकते। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से अगर कोई आरटीआई के जरिए सूचना ले सकता है तो वो है हमारा कोई भी पब्लिक अथॉरिटी। इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए, सूचना का अधिकार जब हमें आरटीआई डाल दिया तो आरटीआई की फी कितनी होती है, आपको ध्यान रखना है। आरटीआई की फी जो होती है वो कितनी होती है? 10 रुपये होती है। अब जैसे ही आपने आरटीआई एप्लीकेशन दायर कर दी, यानी आरटीआई एप्लीकेशन आपने दायर कर दिया, तो आपको 30 दिन के अंतर्गत सूचना देनी होगी। यानी जो भी पब्लिक ऑफिसर होगा, जैसे ही आरटीआई का उसके पास कोई भी क्या होगा, आरटीआई का जब उसके पास कोई भी एप्लीकेशन जाएगा, तो उस व्यक्ति को आरटीआई का जवाब 30 दिन के अंतर्गत देना पड़ेगा। यहाँ पर एक अपवाद है, एक ही सेक्शन, अगर कोई आरटीआई आर्टिकल 21 से रिलेटेड है, यानी अगर हमारे को लाइफ से रिलेटेड है, आपको ध्यान रखिएगा, यानी अगर आरटीआई क्या है, अगर आरटीआई आपके जीवन, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है, तो आरटीआई का जवाब आपको 48 घंटे में देना पड़ेगा। अर्थात आरटीआई का जवाब आपको 48 आवर के अंतर्गत कब मिलेगा? अगर आरटीआई जो आपने सूचना मांगी है वो आपके जीवन से संबंधित है, यानी आर्टिकल 48 से रिलेटेड है। जैसे मान लीजिए आप कहीं विदेश जाना चाहते हो और आप पर ट्रेवल बैन कर दिया गया, आपका पासपोर्ट जब्त कर दिया गया, तो ये आपके लाइफ टू लाइफ से रिलेटेड है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए जो है क्यों मेरा पासपोर्ट जब्त किया गया, तो उसका जवाब जो है आपको अथॉरिटी 48 आवर के अंतर्गत देगी। अगर अथॉरिटी 48 आवर के अंतर्गत नहीं देगी तो उस पर जो है पेनाल्टी का भी प्रोविजन है। अब पेनाल्टी का प्रोविजन कैसे होगा, मैं आपको अभी जस्ट बताऊँ। अब देखिए, ये हो गए छोटे छोटे बात जो है कि सामान्यतः 30 दिन के अंदर आपको सूचना देनी पड़ेगी, लेकिन अगर सूचना जो है आपके आर्टिकल
21 से रिलेटेड है तो उस सूचना को 48 आवर के अंतर्गत सूचना देनी पड़ेगी, ये ध्यान रखें। इसके अलावा अगर ये बात किया जाए कि सूचना को है, इंफॉर्मेशन को किस रूप में दिया जा सकता है, यानी जो इंफॉर्मेशन आपको दिया जाएगा वो किस रूप में दिया जाएगा, तो हार्ड कॉपी में भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी हो सकता है, किसी भी रूप में आपको सूचना दी जा सकती है, ये ध्यान रखिए। ठीक है, अब देखिए, अब इसी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का जो सेक्शन 8 और 9, सेक्शन 8 और 9 ये डील करता है कि कब सूचना नहीं देनी है, यानी कब सूचना नहीं देनी है, ये सेक्शन 8 और सेक्शन 9 में कि कब हमको सूचना नहीं देनी है। तो सेक्शन 8 और सेक्शन 9 में सूचना न देने के कारण क्या क्या है, यानी कब आपको सूचना नहीं दी जा सकती। तो कह रहा है कि अगर ऐसी सूचना जिससे भारत की सॉवरेनिटी यानी प्रभुता, एकता यानी इंटीग्रिटी और अखंडता, ठीक है ना, इनका खतरा हो, ध्यान रखिएगा, किसी भी अगर ऐसी सूचना है जिस सूचना से भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता जो है यानी सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी, ये अगर टूटती है, ठीक है ना, या फिर इसको ब्रीच होने का संशय है, मतलब ब्रीच हो सकता है, हुआ नहीं लेकिन हो सकता है, तो इस केस में आपको ध्यान रखना है कि इस केस में आपको सूचना से वंचित किया जा सकता है, अर्थात आपको सूचना नहीं दी जाएगी। दूसरी, अगर कोई ऐसी सूचना है जिसके द्वारा पार्लियामेंट और जो स्टेट लेजिस्लेटर है यानी संसद और जो विधानसभा है उसके विशेषाधिकार भंग हो रहे हैं। मान लीजिए कोई ऐसी सूचना है जिससे अगर उस सरकार दे दी तो उससे राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के जो प्रिविलेज है, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज है, संसदीय जो विशेषाधिकार है, उनका हनन हो रहा है, वायलेशन हो रहा है, तो उस केस में भी आपको इंफॉर्मेशन देने से मना किया जा सकता है। प्लस ये कह रहा है कि अगर किसी सूचना देने से किसी व्यक्ति के जीवन पर खतरा हो सकता है, मान लीजिए कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो एक रास्ते से बार-बार जाता है या फिर कोई और कंडीशन है जिससे उस सूचना को देने से उस व्यक्ति के जान पर खतरा है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए सरकार ने पूछा, कोई एक अपराधी था, जिस अपराधी को फोन करके किसी व्यक्ति ने कहा कि मैंने खून करते हुए देखा इसको और यही वो व्यक्ति है जिसने खून किया, मर्डर किया। अब वो पूछ रहा है जो दोषी था, जिसको आरोप लगाया है कि तुम इन्हें खून किया, उसने कहा कि हम चलो RTI डालते हैं, देखते हैं किसने पुलिस को बताया है कि हमने मर्डर किया। तो यहाँ पर जिस व्यक्ति ने बताया है, जैसे विशेष फ्लोर वगैरह होते हैं जो सूचना देते हैं, जैसे अभी आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में अभी कुछ आतंकवादी गिरफ्तार हुए लखनऊ से, तो वहाँ पर जब पूछा, मीडिया ने पूछा कि बताइए आपको गुप्त सूत्र कौन है जिसकी वजह से आपको पता चला कि ये यहाँ पर है आतंकवादी, तो उन्होंने कहा कि देखिए हम ये सूचना नहीं दे सकते और कोर्ट भी हमें बाध्य नहीं कर सकता ये सूचना देने के लिए, क्योंकि जिसने सूचना दी है अगर उसका नाम हम खुली ओपनली बता देंगे तो पहली बात वो दोबारा बता नहीं पाएगा, दूसरी बात अगर बताया तो उसकी जान को खतरा भी हो जाएगा। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि इस केस में भी अगर किसी दूसरे व्यक्ति की जान पर खतरा है तो भी सूचना देने जाने से ध्यान रखिएगा मना किया जा सकता है। अगर आपको ध्यान रखना है सूचना दिया, आपने सूचना का अधिकार मांगा कि मुझे सूचना चाहिए, तो आपको सूचना देने के लिए कारण बताने की आवश्यकता नहीं है। जरूरी नहीं कि आप जिस ऑफिसर से सूचना मांग रहे हो, जानकारी मांग रहे हो, इन्फॉर्मेशन मांग रहे हो, तो वो ऑफिसर आपसे ये पूछे कि पहले ये बताओ कि काहे मांग रहे हो तब देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। ध्यान रखिए, यानी क्यों मांग रहे हो इससे कोई भी मतलब नहीं है। आप चाहो तो बिना कारण के भी मांग सकते हो जानकारी, यानी जानकारी लेने के लिए आधार बताने की आवश्यकता नहीं है कि हम जानकारी क्यों मांग रहे हैं, यानी जानकारी क्यों मांग रहे हैं ये बताने की आवश्यकता नहीं है। आपको ध्यान रखिएगा, यानी बिना बताए आप जानकारी ले सकते हैं। एक और चीज ध्यान रखना कि इस राइट टू इंफॉर्मेशन का पर्पज क्या है, आखिर ये आया क्यों, यानी उद्देश्य क्या है इसका। तो अगर हम इसकी बात करें उद्देश्य की, ठीक है, पर्पज की, तो इसका जो ऑब्जेक्टिव है, पर्पज है, वो क्या है। अब मान लीजिए आप किसी पब्लिक ऑफिसर थे और वहां पर सरकार के द्वारा पैसा आया और सरकार ने कहा कि इसको ले जाके गांव में गरीबों को बांटो। अब वो पैसा कैसे बांटा गया, किसको दिया गया, जिसको दिया गया वो एलिजिबल था या नहीं था, ये सब कैसे पता चलेगा? जानकारी से, इंफॉर्मेशन से पता चलेगा ना।
इंफॉर्मेशन से पता चलेगा। अब वो इंफॉर्मेशन जो है अगर सरकार नहीं देगी तो इससे क्या होगा, करप्शन बढ़ेगा, भ्रष्टाचार बढ़ेगा। यानी करप्शन से फाइट करने के लिए इंफॉर्मेशन की आवश्यकता पड़ती है। यानी आरटीआई की प्रासंगिकता क्यों है, यानी अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए मेंस में कि आरटीआई की जो प्रासंगिकता है, इंपॉर्टेंस है, वर्तमान में कैसे आप उसको देखते हो, तो आप कहोगे सर एज ए, ठीक है ना, करप्शन फ्री गवर्नेंस बनाने के लिए आप आरटीआई को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। दूसरा, ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता बढ़ाने के लिए कि जो भी हुआ है एकदम बढ़िया तरीके से हुआ है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए भी आप आरटीआई का प्रयोग कर सकते हो। यानी देश में ट्रांसपेरेंसी हम बढ़ाने के लिए, करप्शन को खत्म करने के लिए आरटीआई का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ साथ और क्या हो सकता है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व जिसको हम कहते हैं। उत्तरदायित्व मतलब मान लीजिए जो काम हमको दिया गया, मैं वो काम अंदर से हमको कहा गया कि जाइए पांडे जी आप 1 लाख रुपए लीजिए और जाइए गरीबों को बांट दीजिए। हमने कहा ठीक है, हमने क्या किया, 1 लाख में से 10,000 बांट दिया, 90,000 खुद डकार दिए। तो यहाँ पर अगर किसी ने पूछा कि हाँ आपने बांटा, तो हमने कहा हाँ बांटा, और हमने 2-4 गाँव वालों को खड़ा कर दिया, देखो बांटा के लिए बांटा, तो सब ठीक। अब यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल मैं नहीं हूँ, तो अगर ये सारी चीजें आरटीआई जानकारी है, तो आरटीआई का राइट इन्फॉर्मेशन हमने एक राइट बना दिया, तो मुझे डर रहेगा कि मुझे 1 लाख मिला है तो कोई मुझसे पूछ लेगा कि कितना रुपया आपने कहाँ दिया है, तो एज ए रिस्पॉन्सिबल मैं बिहेव करूँगा। मतलब इससे आप कह सकते हो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जो है बढ़ती है। अर्थात आप कह सकते हो कि आरटीआई का जो पर्पज है करप्शन फ्री इन्वायरमेंट बनाने का, दूसरा जो है आप कह सकते हो ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज करने का, फिर उसके बाद से उत्तरदायित्व यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी को मजबूत करने का, उसके साथ साथ अगर हम कहें जो है आप कह सकते हो कि गुड गवर्नेंस जो है, गुड गवर्नेंस जिसको आप कह सकते हो सुशासन की सरकार बनाने में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो आरटीआई। और ओवरऑल क्या हम डेवलपमेंट के लिए आरटीआई का यूज नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि अगर कोई देश करप्शन फ्री है, अगर कोई देश ट्रांसपेरेंट है, अगर कोई देश रिस्पॉन्सिबल कंट्री है, तो वो देश डेवलपमेंट भी करेगा। अर्थात आरटीआई का मोटो, आरटीआई का ऑब्जेक्टिव जो है वो एज ए रिस्पॉन्सिबल कंट्री के रूप में, डेवलपमेंट के रूप में भी है। अर्थात जो डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, वो आप ध्यान रखिएगा आरटीआई का एक इनडायरेक्ट आउटकम होता है। अर्थात डेवलपमेंट के लिए, डेमोक्रेसी को मेंटेन करने के लिए, यानी लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, क्योंकि लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब जनता पूछे। जब सरकार सब अपने हिसाब से कर रही है, जनता पूछ ही नहीं पाएगी, तो डेमोक्रेसी किस बात का। तो जो है डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए ट्रांसपेरेंसी, करप्शन फ्री इन्वायरमेंट, गुड गवर्नेंस, क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए आप आरटीआई का इस्तेमाल कर सकते हो। ध्यान, एक केस है आरबीआई वर्सेस जयंतीलाल मिस्त्री, आरबीआई वर्सेस जयंतीलाल मिस्त्री। तो क्या आप मुझे बताइए कि क्या आरबीआई आरटीआई के अंतर्गत आता है? क्या आरबीआई आरटीआई के अंतर्गत आता है? तो आरबीआई आरटीआई के अंतर्गत आता है, यानी आरबीआई जो है आरटीआई के अंतर्गत आता है। और एक और चीज आपको ध्यान रखना, सुप्रीम कोर्ट का जो सीजेआई होता है ये भी आरटीआई के दायरे में आता है। रिसेंटली कुछ दिन पहले ही, अब केस का नाम मुझे नहीं आ रहा, कि आरटीआई के दायरे में सुप्रीम कोर्ट के जज को रखा गया है, ये भी ध्यान रखिएगा। अर्थात सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट के जो आप कह सकते हो कि इस समय सीजेआई है, तो सीजेआई का पद भी जो है आप कह सकते हो कि एक प्रकार से राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत आता है। आप ध्यान रखिएगा इसको। तो आरटीआई एक प्रकार से टूल है, आप समझ लीजिए कि देश को आगे बढ़ाना है, डेवलपमेंट के सारी चीजें करने के लिए। ठीक, ओके। अब हम बात करेंगे दो चीजों, 3-4 जो सेक्शन है इनको कंपेयर कर लेंगे, तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो समाप्त हो जाएगा। और बेसिकली आपको इसी पे ध्यान देना है।
तो चलिए एक तरफ और एक आप समझ जाओगे तो दूसरा आप समझ जाओगे आराम से, बढ़िया से। चलिए एक कॉलम हम लोग एक तरफ बनाएंगे, एक कॉलम हम किस तरफ किधर बनाएंगे जो है, ठीक है आइए देखते हैं। तो दो कॉलम बनाते हैं, एक कॉलम हमारा बनेगा इधर। अब जरा सोचो, आरटीआई कानून हमने दे दिया, इतना पास कराने के लिए, वो करने के लिए, सूचना देने के लिए हमने सारी अथॉरिटी दे दी, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए अगर हम कोई प्रावधान करें ही नहीं, कोई एक ऐसी बॉडी बनाए ही ना जो इसको इम्प्लीमेंट करे, तो क्या होगा? तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आरटीआई के कानून को अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग दो आयोग बनाते हैं, दो कमीशन बनाते हैं। एक सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और एक स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। तो केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग, ये दो करते हैं। तो जरा सेक्शन वाइज में जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है, ये सेक्शन 12 ऑफ द आरटीआई एक्ट में दिया गया है, और जो हमारा स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन है, ये सेक्शन 15 में दिया गया है। ध्यान रखिए, यानी स्टेट जो इंफॉर्मेशन कमीशन है, आपको ध्यान रखना है, ये आपका सेक्शन 15 में है, और सेक्शन 12 में जो है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की बात की है। तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में आपको ध्यान रखना है कि कितने मेंबर होंगे, तो कह रहा है 1 प्लस नॉट मोर देन 10, यानी कह रहा है एक तो कौन होगा, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होगा। यानी केंद्रीय सूचना आयोग में एक मुख्य एक केंद्रीय क्या होगा, सेंट्रल जो है चीफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर होगा, ठीक है ना, यानी एक मुख्य सूचना आयुक्त होगा, ठीक है। और बाकी क्या होंगे, 10 से ज्यादा नहीं, यानी मैक्सिमम कितने होंगे, 10 जो है सूचना आयुक्त होंगे। एक मुख्य सूचना आयुक्त, चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन, और 10 नॉट मोर देन 10 इंफॉर्मेशन कमीशन, ये होंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा, अर्थात आपको ध्यान रखना है कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में 1:10 का रेशियो है, अर्थात एक चीफ होगा, बाकी 10 जो होंगे वो मेंबर होंगे, 10 से ज्यादा मेंबर नहीं होंगे। अच्छा, ये जो बॉडी है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमेटी है, इसको गठित कौन कर सकते हैं, यानी कौन इसको आप कह सकते हो बनाती है, कौन इसको फॉर्म करती है, तो आपको ध्यान रखना है कौन फॉर्म करेंगे, आप करोगे केंद्र वाले को केंद्र सरकार करेगी, केंद्र वाले को कौन कराएगी, केंद्र सरकार, अर्थात चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन, ठीक है ना, या फिर सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन को गठित कौन करेगा, अपॉइंट कौन करेगा, तो आपको ध्यान रखना, सॉरी अपॉइंट नहीं, गठित, गठन जो है, ऑर्गेनाइज कौन करेगा, तो आपको ध्यान रखना है केंद्र सरकार करेगा। और राज्य वाले में कौन करेगा गठन, राज्य वाले जो गठन है स्टेट गवर्नमेंट करेगी, स्टेट गवर्नमेंट, राज्य वाले में राज्य, केंद्र केंद्र। जैसे केंद्र में 1+10 नॉट मोर देन 10 मेंबर थे, तो स्टेट में भी 1+ नॉट मोर देन 10, अर्थात स्टेट में भी एक राज्य मुख्य सूचना आयुक्त होगा, स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होगा, और 10 स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर होंगे, और सेंटर में एक चीफ जो सेंट्रल चीफ जो है इंफॉर्मेशन कमिश्नर होगा, और 10 सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर होंगे। वैसे ही एक में भी 1+10 का रेशियो होगा, ये ध्यान रखिए, ठीक है ना। और यहाँ पर गठन कौन करेगा, केंद्र सरकार, यहाँ पर गठन कौन करेगा, राज्य सरकार, ये ध्यान रखिए। अच्छा, लेकिन आपको ध्यान रखना, गठन यानी उस बॉडी को बनाएगा कौन, तो केंद्र सरकार, लेकिन अपॉइंटमेंट कौन करेगा, यानी नियुक्ति कौन करेगा, यानी कौन नियुक्त करेगा, कि 11 लोग 1+10 को आप हो नियुक्ति वाली प्रेसिडेंट, अर्थात चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड 10 इंफॉर्मेशन कमीशन को सेंटर में कौन नियुक्त करता है, तो प्रेसिडेंट नियुक्त करता है, और यहाँ पर अपॉइंट करेगा, तो आप कह दोगे यहाँ पर नियुक्ति यानी अपॉइंटमेंट कौन करेगा, तो आप कहोगे यहाँ पर नियुक्ति अपॉइंटमेंट होगा गवर्नर के द्वारा, यहाँ सेंटर में प्रेसिडेंट गवर्नर। अच्छा, इसके बाद अगर हम देखें तो ये जो नियुक्ति होगी, ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति कुछ भी किसी भी व्यक्ति को अपने पद से उठा के नियुक्ति कर दे। देखो, आप जानते हो कि भारत में ना
राष्ट्रपति को उतना ज़्यादा मजबूत नहीं बनाया है। प्रधानमंत्री के पास रियल पावर होता है और प्रेसिडेंट वही काम करता है जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहती है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो कहेगा प्रेसिडेंट वही मानता है। यही मेन हमारे भारत के संविधान का जो है मोटो है। अब क्या है, तो यहाँ पर भी नियुक्ति अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट किसी या गवर्नर किसी को नहीं करेगा। अब अपॉइंटमेंट करने के लिए एक अपॉइंटमेंट कमेटी होगी, यहाँ पर भी एक अपॉइंटमेंट कमेटी होगी और यहाँ पर भी एक अपॉइंटमेंट कमेटी होगी। जरा देखते हैं कि अपॉइंटमेंट कमेटी जो रिकमेंड करेगी वो कौन कौन होगा, जरा देखते हैं। यानी केंद्र में प्रेसिडेंट को रिकमेंड करने वाली कौन कौन कमेटी होगी, सेंटर में, ये सेंटर हो गया, ये हमारे स्टेट में चयन समिति या कौन होगा, कौन कमेटी होगी, अपॉइंटमेंट कमेटी होगी। और यहाँ पहला यानी जो भी इंफॉर्मेशन कमिश्नर की नियुक्ति की जाएगी तो उसमें पहला होगा पीएम और वो हेड कौन होगा, पीएम भी होगा। उस कमेटी को हेड कौन करेगा, पीएम। सेकंड कौन होगा, जो लोकसभा का जो विपक्ष का नेता है, लोकसभा का जो विपक्ष का नेता है, जो भी अपोजिशन है उसका जो लीडर है, ठीक है ना, जैसे अधीर रंजन चौधरी, वो होगा। तीसरा पीएम के द्वारा नॉमिनेटेड, नामित कोई मंत्री, एनी मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय पीएम, ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक। तो कह रहा है कि चयन समिति यानी जो इसको आपको ध्यान रखना है कि चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन को सेंटर में जिसको अपॉइंट किया जाएगा, नियुक्त किया जाएगा, तो राष्ट्रपति ऐसे ही किसी को नहीं नियुक्त करेगा। एक कमेटी होगी जिसमें 3 मेंबर होंगे, पीएम होगा, लोकसभा का विपक्ष का नेता होगा और तीसरा जो भी प्रधानमंत्री किसी नेता को चाहे, जैसे प्रधानमंत्री के कई सारे मंत्री जो हैं अपने मित्र होते हैं, जैसे आज जो हमारे नरेंद्र मोदी हैं उनके मित्र आप जानते हो कि भाई अमित शाह जी हैं। तो ऐसे कोई मंत्री को ये 3 लोग किसी एक व्यक्ति का नाम रिकमेंड करेंगे कि इसको प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट उसी व्यक्ति को रिकमेंडेशन के आधार पर नॉमिनेट कर देगा, मतलब अपॉइंट कर देगा एज ए CI जो है सी यानी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, ठीक है। यानी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन बनेगा, तो इन कमिटीज के माध्यम से एक नाम रिकमेंड किया जाएगा प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट उस नाम को रेक्टिफाई करके अपॉइंट कर देगा, वही व्यक्ति हो जाएगा CIC, ध्यान रखो। और अदर 10 मेंबर की भी नियुक्ति ऐसी है। तो राज्य में कैसा हो जाएगा, तो राज्य में पीएम के जगह पर पीएम हो जाएगा और यहाँ पर लोकसभा के जगह पर विधानसभा हो जाएगी, विधानसभा जानते हो, लेजिस्लेटिव असेंबली, और तीसरा सिर्फ पीएम के जगह पर सीएम हो जाएगा। तो इनके द्वारा एक रिकमेंडेशन भेजा जाएगा गवर्नर को, और जैसे उस रिकमेंडेशन भेजा जाएगा गवर्नर को, गवर्नर उसको क्या कर देंगे, अपॉइंट कर देंगे एज CIC और IC। CIC का मतलब होता है चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन राज्य का और इंफॉर्मेशन कमीशन राज्य का। तो राज्य में नियुक्ति ऐसे होती है और केंद्र में नियुक्ति ऐसे होती है। किसी का कोई कंफ्यूजन होगा तो जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कहीं पर भी समस्या हो तो जरूर आप बताइए, क्योंकि देखिए आपकी समस्या अगर हमें पता चलेगी तभी हम उसको रिजॉल्व कर पाएंगे, नहीं पता चलेगी तो हमें लगेगा कि आप सभी को पता है। तो ये मैं नहीं चाहता हूँ, क्योंकि देखिए ईमानदारी हर चीज़ में रहनी बहुत ज़रूरी होती है, चाहे आपकी पढ़ाई हो, चाहे मेरे टीचिंग हो। अगर मैं आपको पढ़ाने के प्रति ईमानदार नहीं रहा, आप पढ़ने के प्रति ईमानदार नहीं रहे, तो यहाँ पर एक बढ़िया रिलेशन टीचर स्टूडेंट का नहीं बन सकता। इसलिए अगर आपको समस्या है तो आप बताइए, ठीक है। चलिए आगे। अच्छा, तो ये हमने बताया था, ये सारी बातें सेक्शन 12 में थी, ये सारी बातें सेक्शन 15 में थी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब आगे बात करते हैं, तो आगे बात करते हैं सेक्शन 12 के बाद से 13। तो सेक्शन 13 यहाँ हो जाएगा और सेक्शन 16 यहाँ। तो सेक्शन 13 क्या कहता है, टेन्योर के बारे में। देख 2019 के संशोधन के पहले इनका कार्यकाल 5-65 होता था, लेकिन अब 2019 के बाद इनका कार्यकाल जो है वो डिसाइड नहीं। इनका कार्यकाल कहा जाता है केंद्र सरकार जितना चाहे, सेंट्रल गवर्नमेंट जितना चाहे उतना कार्यकाल कितना होगा, या मैक्सिमम कितना होगा, मैक्सिमम बोला जाता है 70।
हाँ 65 ईयर से पहले, मान लीजिए 50 साल पर केंद्र सरकार चाहे तो किसी को इन्फॉर्मेशन कमीशन बना सकती है, और वो चाहे तो 65 साल तक रह सकता है, कोई लिमिट बाउंडेशन नहीं। हाँ 65 साल के बाद वो नहीं रहेगा, यानी मैक्सिमम आयु होती है 65 है, मिनिमम आयु ये डिसाइड नहीं है, आपको ध्यान रखना, ठीक है। अर्थात नियुक्ति जो कार्यकाल है वो कार्यकाल केंद्र सरकार जितना चाहे या 65 वर्ष, इससे जो है ज़्यादा नहीं हो सकता, यानी 3 65 4 65 6 65 इस टाइप की जो चीज़ें हैं वो इसमें नहीं है, आपको ध्यान रखना। अच्छा यहाँ पर टेन्योर कैसा है, तो टेन्योर यहाँ पर भी क्या है, सेम है, यानी 65 ईयर या जितना केंद्र डिसाइड करे। आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर भी केंद्र ही डिसाइड करेगा टेन्योर, यहाँ पर भी केंद्र ही डिसाइड करेगा टेन्योर। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई 50 साल का है, केंद्र चाहे तो 5 साल रख के उसको हटा सकता है। मान लीजिए कोई 55 साल का, केंद्र चाहे तो 5 साल उसको हटा सकता है, केंद्र चाहे तो उसको मैक्सिमम 65 तक रख सकता है, यहाँ पर केंद्र चाहे तो उसको मैक्सिमम 65 तक रख सकता है। दोनों जगह केंद्र का ही माना जाएगा, ऐसा नहीं कि राज्य चाहे केंद्र चाहे, नहीं, दोनों में जो कार्यकाल है वो केंद्र ही डिसाइड करेगा, इसको ध्यान रखिए। ओके, उसके साथ साथ क्या री इलेक्शन या री अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल होंगे दोनों, स्टेट और सेंट्रल दोनों इन्फॉर्मेशन कमीशन री अपॉइंट करने के लिए आप ध्यान रखिएगा, पुनर्नियुक्ति के लिए एप्लीकेबल नहीं होंगे, ध्यान रखिएगा। उसके साथ साथ शपथ कौन दिलाएगा, तो शपथ आपको ध्यान रखना है, केंद्र वाले को राष्ट्रपति दिलाएगा, राज्य वाले को राज्यपाल दिलाएगा। त्याग पत्र केंद्र वाला जो है त्याग पत्र केंद्र में राष्ट्रपति को देगा, सेंट्रल स्टेट वाला जो है त्याग पत्र अपना किसको देगा, गवर्नर को देगा, ये ध्यान रखिएगा। केंद्र वाला राष्ट्रपति को त्याग पत्र देगा, राज्य वाला गवर्नर को त्याग पत्र देगा। एक चीज और ध्यान रखिएगा, वेतन भत्ते सैलरी एंड अलाउंस जो है केंद्र वाला भी, ठीक है ना, केंद्र की भी सैलरी यानी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की भी सैलरी और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन की भी सैलरी, दोनों की सैलरी जो है वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है, अर्थात आपको ध्यान रखना है स्टेट गवर्नमेंट सैलरी डिसाइड नहीं करती। ओके, उसके बाद से अगर हम बात करें रिमूवल, तो रिमूवल जो है सेक्शन 14 में रिमूवल ऑफ सेंट्रल चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन, और यहाँ पर सेक्शन नंबर रिमूवल ऑफ स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, यानी राज्य का जो सूचना आयुक्त है, मुख्य सूचना आयुक्त है, और केंद्र का जो मुख्य सूचना आयुक्त है, इन दोनों को हटाया कैसे जाए, रिमूव कैसे किया जाए। तो यहाँ पर रिमूव करने का जो आधार है 2 ग्राउंड है, ठीक है ना, रिमूव करने का जो आधार है 2 ग्राउंड है। राज्य में रिमूव गवर्नर करेगा, केंद्र में रिमूव प्रेसिडेंट करेगा, ये ध्यान रखिए। सिर्फ वेतन और भत्ते, यानी कि वेतन भत्ते और कार्यकाल दोनों का केंद्र सरकार डिसाइड करती है, लेकिन शपथ वहाँ प्रेसिडेंट, यहाँ राज्यपाल, त्याग पत्र वहाँ प्रेसिडेंट, यहाँ पर राज्यपाल, ठीक है ना, रिमूवल वहाँ प्रेसिडेंट, वहाँ पर राज्यपाल, ये ध्यान रखिए। तो ग्राउंड क्या है, अगर कोई इंफॉर्मेशन कमीशन कदाचार करता है, मिसबिहेव करता है, मिसबिहेव करता है कि मतलब किसी ने सूचना मांगी तो मैं सूचना नहीं दी, तो ये दूसरा, उसके पास इनकैपेसिटी की समस्या है, असमर्थता है, मतलब वो कर ही नहीं पा रहा, उसके पास क्षमता ही नहीं है, ठीक है, उसके पास क्षमता ही नहीं है, वो कर ही नहीं पा रहा, तो इनकैपेसिटी, इन दोनों आधार पर राष्ट्रपति केंद्र वाले को और राज्यपाल राज्य वाले को हटा सकता है। और उसके साथ कुछ और क्या क्या ग्राउंड है, जैसे मान लो कोई पागल है, तो पागल को इन्फॉर्मेशन कमीशन बनाओगे क्या, नहीं बना सकते ना, तो वो भी हट गया। दिवालिया, यानी कोई अनसाउंड माइंड था, वो भी नहीं बन पाएगा, दिवालिया ये बैंक करप्ट है, नीरव मोदी, माल्या जैसे लोग, वो भी नहीं बन सकते, ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ मान लीजिए कोई प्रॉफिट, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड किया है, ठीक है ना, तो यानी लाभ का पद लिया है और इन्फॉर्मेशन कमीशन भी बना है, तो इस केस में भी आप ध्यान रखिएगा, नहीं बन सकते, यानी आपको नहीं बना, मतलब आपको हटाया जा सकता है। प्लस मान लीजिए आप शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षमता है आपके पास, इनकैपेसिटी अकॉर्डिंग टू मेंटल या फिर शारीरिक रूप से, यानी आपको मान लीजिए कहीं पर एक्सीडेंट में ऐसा माहौल हो गया कि आप हिली डुल नहीं पा रहे हो, इस केस में भी आपको पद से हटाया जा सकता है। या मानसिक रूप से आप बीमार हो, आपकी भी बहुत टॉर्चर कर रही है आपको, तो इस केस में भी आप जो है इन्फॉर्मेशन कमीशन नहीं रखेंगे। अच्छा, और इसी प्रकार जो है आपको केंद्र में आपको, ठीक है, तो ये जानकारी आपको ध्यान रखना है, केंद्र में केंद्र के जैसे, राज्य में राज्य के जैसे। अब रिमूवल
जो है स्टेट वालों का जो है सेक्शन 17 के द्वारा गवर्नर करेगा। तो वही गवर्नर किस हिसाब से करेगा, इनकैपेसिटी, मिसबिहेवियर, अनसाउंड माइंड, ठीक है ना, बैंक करप्ट हो गया, मेंटल और बॉडी मेंटल और फिजिकली रूप से डिसेबल है, तो इस केस में, या फिर कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड किया है, तो इस केस में आपको आपके जो है CIC यानी चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन सेंटर और CIC चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन राज्य, इन दोनों के पद से हटाया जा सकता है। ये ध्यान रखिएगा। ओके, एक और चीज ध्यान रखिएगा आपको कि RTI के द्वारा आप सांसद निधि जो होता है, MP कार्ड जिसको आप कहते हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया जो है डेवलपमेंट फंड जो होता है, MP लाड और MLA लाड जिसको हम कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड, जो 5 करोड़ रुपये मिलते हैं 1 साल में खर्चा करने के लिए, और जो विधायकों को मिलते हैं विधायक निधि, इन दोनों के फंड से जो भी पैसे, ध्यान रखिएगा, जो भी पैसे क्या हो रहे हैं, इन दोनों के फंड से खर्च हो रहे हैं, या फिर पंचायत के पैसे में, पंचायत से कोई पैसा खर्च हो रहा है, तो उसका आप विवरण यानी उसका आप पूरा फुल डिटेल RTI के माध्यम से मांग सकते हो। अर्थात इसका कहने का मतलब ये है कि RTI जो है, आप सांसद, MP, MLA का जो फंड है, सांसद निधि, विधायक निधि, इन दोनों में भी आप RTI करके पूछ सकते हो। ग्राम पंचायत में प्रधान जी ने पैसा खर्चा किया है, वो भी आप पूछ सकते हो। अब सेक्शन 18 जो बात करता है, 18 जो आपका RTI एक्ट का है, ये बेसिकली डील करता है आपका पावर ऑफ द कमीशन, यानी कमीशन की पावर क्या क्या होगी। तो जो कमीशन की पावर क्या क्या होगी, इसके बारे में आपको ध्यान रखिएगा, मैं थोड़ा एलेबोरेट करते जा रहा हूँ। पहली बात तो ये आपका सेक्शन 18 में है, ठीक है ना, और पावर क्या क्या है जरा देखते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले पावर है कि जो भी पब्लिक ऑफिसर है या लोक सूचना अधिकारी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, यानी मान लीजिए कोई सूचना अधिकारी है, चाहे वो चीफ हो चाहे नॉर्मल, ठीक है ना, तो ये क्या कर सकता है, किसी भी अपील, जो अपील होता है उसकी शिकायत की जांच कर सकता है, ठीक है ना, अपील की शिकायत की जांच कर सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई इंफॉर्मेशन मांगी गई किसी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से, और वो इंफॉर्मेशन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने नहीं दी, तो आप क्या करोगे, उनकी शिकायत करोगे ना, उनकी शिकायत करोगे, अपील करोगे। किससे अपील करोगे, तो आप सेंट्रल या स्टेट का जो इंफॉर्मेशन कमीशन है उसको आप शिकायत करोगे। तो उस शिकायत की जांच जो है कौन करेगा, आप ध्यान रखिएगा, उस शिकायत की जांच जो है करेगा कौन, तो आपका आयोग करेगा, यानी सेंट्रल और स्टेट। इसके साथ साथ और क्या क्या कर सकता है, तो आप ध्यान रखिएगा कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, कोई RTI के लिए ज़्यादा फीस कह रहा है, तो 10 रुपये लगता है, लेकिन आपने कहा कि नहीं 10,000 फीस लगेगी, तो इस केस में भी जो फीस का अमाउंट है उसके रिलेटेड कोई अगर क्या कह सकते हो कि अगर कोई डिस्प्यूट है, तो उस केस में भी आपको ध्यान रखना है कि जांच की जा सकती है। इसके साथ साथ मान लीजिए कोई ऐसी इंफॉर्मेशन दी गई है जो है कोई ऐसी इंफॉर्मेशन दी गई है जो इंफॉर्मेशन एप्रोप्रिएट नहीं है, सही नहीं है, गलत है, या फिर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कंप्लीट नहीं है, पूर्ण नहीं है, आधी अधूरी जानकारी आपको दी गई है, ऐसी जानकारी है जो भ्रम की स्थिति, कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा कर रही है, या फिर ऐसी इंफॉर्मेशन जो झूठ दी गई है, इस इंफॉर्मेशन को भी जो है जो राज्य और केंद्र सूचना आयुक्त जो होगा वो क्या कर सकता है, जानकारी यानी जांच कर सकता है। ये ध्यान रखिए, ठीक। उसके साथ साथ और अगर हम देखें तो अगर जांच करने में जो भी अगर इसको समस्या होती है, जांच करने में किसी की गलती है, ठीक है ना, तो जांच करने में अगर किसी की गलती है तो उस केस में क्या हो सकता है, किसी व्यक्ति को जो दोषी है उसको समन कर सकता है। समन का मतलब होता है किसी को बुलाना कि आप आइए, हम आपको बुला रहे हैं कि आप यहाँ पर बताइए, गवाही दीजिए, तो किसी को समन किया जा सकता है। आप ध्यान रखिएगा, इन्हें बुलाया जा सकता है, उपस्थित किया जा सकता है कि आप इतने बजे इतने तारीख को प्रेजेंट रहिएगा, हम आपसे पूछेंगे कि आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो सही है कि गलत है। ये 2 काम हो सकते हैं। प्लस शपथ भी दिलाया जा सकता है, यानी ऑथ भी दिलाई जा सकती है कि जो आपने इन्फॉर्मेशन दी ठीक है कि गलत है। उसके साथ साथ एविडेंस भी आपसे मांगा जा सकता है इस केस में, इन्फॉर्मेशन के केस में। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो
जो हमारा आयोग है ये कोई अगर डॉक्यूमेंट आपको दिया गया है तो उस डॉक्यूमेंट को जांच भी कर सकता है, उस डॉक्यूमेंट के बारे में समझ सकता है। इतनी चीज़ें हैं, इसके पावर है हमारे CIC के पास। और उसके बाद से यही कह रहा है कि जो भी व्यक्ति होगा, अगर मान लीजिए किसी ने सूचना मांगी और सूचना उसको नहीं मिली, तो उस केस में सेक्शन 20 पेनाल्टी की भी बात करता है, पेनाल्टी की भी बात करता है सेक्शन 20 की पेनाल्टी होगी, ठीक है ना। तो पेनाल्टी क्या होगी इसके बारे में कह रहा है कि अगर मान लीजिए कि जानबूझकर, मान लीजिए किसी ऑफिसर ने जिससे सूचना मांगी गई है, वो जानबूझकर क्या करता है कि या तो गलत जानकारी देता है, ठीक है ना, फॉल्स इन्फॉर्मेशन देता है, या तो इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन देता है, यानी जो कंप्लीट नहीं है इन्फॉर्मेशन वो देता है, या फिर कोई कंफ्यूजन वाली इन्फॉर्मेशन देता है। तो उस केस में, ठीक है ना, उस केस में उस व्यक्ति को, आपको ध्यान रखेगा, जो भी व्यक्ति है जिसने इन्फॉर्मेशन ये गलत वाली दी है, उस व्यक्ति को आपको ध्यान रखना है कि दंड यानी पेनाल्टी लगाया जाएगा उस पर, ठीक है ना, दंड लगाया जाएगा उस पर। कैसे दंड लगाया जाएगा, तो 250 रुपये यानी 250 रुपीज़ पर डे के हिसाब से उन पर पेनाल्टी लगाया जाएगा। और ये पेनाल्टी जो है मैक्सिमम कितनी हो सकती है, तो ये पेनाल्टी जो है मैक्सिमम 25,000 तक हो सकती है। तो ये पेनाल्टी की बात है। उसके साथ साथ एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है, नोट में क्या है कि जो हमारा अभी 2013 का जो अमेंडमेंट हुआ था, 2013 में जो अमेंडमेंट हुआ है, इस अमेंडमेंट में आपको ध्यान रखना है कि पहले मैंने बताया था कि 565 था, उसको घटा के क्या कर दिया गया है, अब 65 तो है लेकिन 5 हटा दिया गया है। बाकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट करना चाहेगी उतना करेंगे। एक और चीज़ स्टेटमेंट में अगर कभी घुमा दें कि 2019 के अमेंडमेंट में सेक्शन 13, 16, 18 में अमेंडमेंट किया गया है, तो आप ध्यान रखिएगा, नहीं जो है सेक्शन जो 2019 के अमेंडमेंट में टेन्योर की बात की गई है, कार्यकाल की बात की है, तो ऑब्वियस सी बात है सेक्शन 13, 16 और 27 में अमेंडमेंट किया गया है। यानी 2013 में जो अमेंडमेंट किया गया था वो किस किस सेक्शन में किया गया था, तो आप कह दोगे कि वो सेक्शन 13, 16 और 27 में किया गया था, ठीक है ना। इसको भी आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। एक और चीज़ ध्यान रखिएगा कि मैंने बताया था कि सूचना पूछने का कोई कारण बताने की आवश्यकता नहीं, आप बिना कोई कारण पूछे भी सूचना ले सकते हैं। एक और चीज़ आपको ध्यान रखना है कि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को नॉर्मल सूचना के अधिकार के तहत उसको सूचना नहीं मिलती है, तो वो व्यक्ति आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट में अर्जी दे सकता है। यानी हाई कोर्ट के माध्यम से भी आप ये अपील दाखिल कर सकते हो कि मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए। और एक और चीज़ जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पॉलिटिकल पार्टी को यानी राजनीतिक पार्टियों को सूचना के अधिकार से क्या किया गया है, एग्जम्प्ट किया गया है। समझे बात को, यानी किसी भी राजनीतिक दल से आप सूचना नहीं मांग सकते, ये ध्यान रखिएगा। अर्थात जो भी राजनीतिक दल है यानी जो भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, कितना चंदा मिला, कितना चंदा दिया, कहाँ पैसा क्या किए, इसकी इंफॉर्मेशन आप नहीं ले सकते। और ये बात कब जोड़ी गई, 2013 के संशोधन में जोड़ी गई। तो ये RTI का कानून जो है, ठीक है ना, ये RTI का जो कानून था इसको हम लोगों ने अच्छे से देखा। फिर भी अगर कोई प्रश्न आपका रह जाता है तो आप कमेंट में बताइएगा, या फिर जो लोग ऑनलाइन देखते हैं कंटिन्यूअस वो लोग आप मुझे मैसेज कर सकते हो, तो हम उसको अपने हिसाब से देख लेंगे, ठीक है ना। पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम आपका ज़्यादा समय नहीं है, ठीक है ना। करेंट अफेयर पर भी आप ज़्यादा फोकस करते रहिए, ठीक है ना, क्योंकि एग्ज़ाम प्रीलिम्स आपका बहुत ज़रूरी है। जो लोग एकदम सीरियस है वो अभी से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना शुरू कर दें, क्योंकि प्रैक्टिस ही आपकी नैया पार लगाएगी। और हम लोग तो आपके साथ नहीं हैं, तो कोई भी सुझाव हो, कोई शिकायत हो तो आप जरूर बताएं, स्वागत है। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए जय हिंद।